हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमएस सीट की क्लास जो है यूनिट नंबर 6 की, जिसमें है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसमें से कुछ शॉर्ट नोट आने वाले हैं और जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। उनको पक्का करना चाहिए कि अगर उनको मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो इसको करने से वो पास हो जाएंगे। तो चलो, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने उसके फ़ोटो खींच के इसमें डाला है, तो चलो देख दो। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो शॉर्ट नोट आया हुआ है। तो एक तो ये है, और बाकी हम इसके ऊपर आगे क्लास बनाएंगे, ऑनलाइन क्लास बनाएंगे। तो आप जो है प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे अगले क्वेश्चन आपको पहले ही मिल जाए। और इससे अगला क्वेश्चन ये, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, वो भी कुछ इसके ऊपर क्लास बनाई हुई हैं और इसमें भी ये आया है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो ये भी वीडियो अभी बनेगा या इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे, लेकिन इस जो यूनिट है इसी के अंदर से आएगा। जो पूरी यूनिट हम ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों शॉर्ट नोट इसी के ऊपर से आएगा। और इसमें मैथमेटिकल कोई चीज़ नहीं है, इसको आप आसानी से लिख के आप जो है अपने मार्क्स को पा सकते हो। ये तो कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मैंने कहा, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। एमएस सीट की प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो हैं जिसको करके आप जो है अपने मार्क्स जो है अच्छे से पा सकते हो। मैथमेटिकल क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है उसके ऊपर वीडियो बना के डाला हुआ है। तो एमएस सीट के स्टूडेंट, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो और बेल को पक्का प्रेस कर लो ताकि जो है आने वाले क्वेश्चन अब जैसे मैं अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आप जो है उनमें अपने मार्क्स अच्छे से पा सको। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। इसके अंदर बताया गया हम क्या सीखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ये आया हुआ शॉर्ट नोट मैंने दिखा दिया अपना। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इसके ऊपर थोड़ा सा लिख देंगे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा वाला। ठीक है, और इसमें जो है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी या वो CF और कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ये वाला। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं ऐसा भी आ जाता है। तो कम्यूटेटिव और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ये दोनों हैं, हम इसको क्या है करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि डाटा हम असेंबल करते हैं, बहुत सारा रॉ डाटा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। तो इतना, मान लिया हमने 50 फैमिलीज का सर्वे किया, उसमें अलग अलग डाटा को इकट्ठा किया, तो हम उसका एक कंक्लूजन नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहले उस डाटा को क्या करना पड़ता है, हमें समराइज करना पड़ता है, उसको छोटा करना पड़ता है ताकि जो है हमें पता चले। तो उस डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में रख सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कामों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जो डाटा हमने इकट्ठा किया उसको दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 ये क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड चार्टिंग, उसका चार्टिंग करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कितने टाइप का होता है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें लिखा है जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं सिस्टमेटिकली उसको एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट डाटा होता है उसका क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनमें जो है सिमिलर चीज़ें एक साइड में और डिसिमिलर चीज़ें अलग, थोड़ा सा उसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। तो अब इसमें नीचे देखो कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। जो क्योंकि बहुत सारा डाटा हमारे पास इकट्ठा होता है तो उसको कम से कम करने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। और उनके वेरिएबल्स जो हैं जिसकी हमें वैल्यू निकालना पड़ता है, उनके कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन करने के लिए, उसको टेबुलर फॉर्म में दिखाने के लिए भी डाटा का इकट्ठा करना पड़ता है। हाईलाइट करने के लिए हाईलाइट करने के लिए कि कौन सा जो है फीचर्स उसमें डाटा के लिए। तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने बताया था क्लासिफिकेशन के लिए, इसको आपको करना है। तो क्लासिफिकेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट बताया था ना, शॉर्ट नोट, इसको पक्का कर लिए, सिर्फ एक पेज होगा। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हम डाटा का क्लासिफिकेशन करता है वो 4 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 जियोग्राफिकल्स, अकॉर्डिंग टू द रीजन। मान लिया यूपी हरियाणा, ये पहाड़ी एरिया, ये नॉर्मल एरिया, ये विलेज एरिया, ये शहरी एरिया, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल हम उसको करते हैं। क्रोनोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू द जो टाइम दिया हुआ है उसके इवेंट के हिसाब से जो है क्रोनोलॉजिकल सिस्टमेटिक तरीके से उसको कर सकते हैं। क्वालिटेटिव, अकॉर्डिंग टू जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उसकी जो विशेषता बोलते हैं हिंदी में उसको, उसके हिसाब से कर सकते हो।
या फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव, जो उनकी जो कितनी संख्या में जो क्वांटिटी है उसके बेस पे हम कर सकते हैं। तो ये प्लीज़ क्योंकि मैंने आपको पहले ही इसका प्रूफ दे दिया है कि ये क्वेश्चन आए हैं, तो इसको अच्छे से आपको करना है। तो ज्योग्राफिकल वाले में बताया गया है फर्स्ट ज्योग्राफिकल, ये ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके अंदर बताया गया है कि ज्योग्राफी के हिसाब से हम उसको चेंज करते हैं, मैंने वही पहले बताया था। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उसको समराइज करते हैं, टेबुलर एरिया के हिसाब से उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। क्रोनोलॉजिकल बताता है कि जो इवेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जिस तरीके से घटना घटती रहती है उस तरीके से जो है उसको क्रोनोलॉजिकल सिस्टम तरीके से हम उसको करते हैं। जैसे 1982, 83, फिर 83 से 84, 84 से 85, मतलब टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है। यहाँ पे ईयर हो गया और यहाँ पे सेल्स क्या हुई लाख में, तो वो हमने इसका एक टेबुलर फॉर्म में, तो हम इसको ऊपर नीचे नहीं भी कर सकते थे, लेकिन हमारे समझने में कोई दिक्कत आएगी तो हमने क्या किया है, पहले 82, 83, फिर 83, 54, 84, 85, ऐसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल, मतलब पहले जो घटना घटी वो पहले, बाद में जो घटना घटी वो बाद में। उसके बाद हो गया क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन, उसके अंदर क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट, डिस्टिंक्ट कैटेगरी जिसको बोलते हैं, डिस्टिंक्ट कैटेगरी मतलब विशेष कैटेगरी, ठीक है। तो उस तरीके से उसको क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन कहते हैं। तो विशेषता क्योंकि उस चीज़ की हम बता रहे तो उसको हम नाप नहीं सकते उसको, ठीक है। तो इसको दो तरीके से बांटा गया है किस एट्रीब्यूट्स को। एक तो जो पोजेसिंग इट, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसने बताया कि पॉपुलेशन जो है एम्प्लॉयमेंट के बेस पे हम किसी डिवाइड सकते हैं, एक नौकरी वाले, एक विदाउट नौकरी वाले, ठीक है। लेकिन उनकी संख्या कितनी होगी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये क्या हो, एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गया, जिस तरीके से हमने दो चीज़ों में उनको डिवाइड किया गया, ठीक है। और ऐसे इसी तरीके से एजुकेशन को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एजुकेशन जो है वो होगी प्राइमरी वाली एजुकेशन, मिडिल, हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो अब हम बताते, इसमें हो गया क्वालिटेटिव वाले में, ये आप देख रहे हैं क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन, ये वाला क्वालिटेटिव क्वालिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी मतलब कितनी संख्या में वो चीज़ है, तो उसको क्या बताता है वो हमको, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये जो है जैसे किसी जो एम्प्लॉय की मंथली सैलरी कितनी है, ठीक है, तो मंथली सैलरी कितनी है, तो ये क्या होगा, क्वांटिटी। तो इसको नंबरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है। एक तरफ जो है कितने एम्प्लॉय है और कितनी वैल्यू है, तो एक तरफ वेरिएबल्स रहता है, एक तरफ फिक्स रहता है, ठीक। तो इसको हम, तो एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉय है उसमें कितनी जो है मशीन्स और कितनी फैक्ट्रीज हैं, तो इस तरीके से डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो डाटा भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कंटिन्यूस डाटा, कौन सा डाटा, कंटिन्यूस डाटा, एक डिस्क्रीट डाटा। तो कंटिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा में क्या अंतर है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ये आपको पता होना चाहिए। टू टाइप ऑफ डाटा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जिसके, डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जिसके अंदर जो है, डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जिसके अंदर हम जो है वेरिएशन होता है, उनके जो स्टेप्स होते हैं उसके अंदर जो है वेरिएशन होता है। कंटिन्यूस डाटा होता है जिसका डाटा जो है फिक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कंटिन्यूस डाटा और वैल्यू आर वेरिएबल्स, कंटिन्यूस डाटा के अंदर वैल्यू और वेरिएबल, जैसे किसी जो है हम डाटा ले रहे हैं उसका वेट, विन, डिस्टेंस, उसकी वैल्यू, ये क्या है, कंटिन्यूस डाटा के बेस पे आता है। तो कंटिन्यूस डाटा के बेस पे आता है। और जो कंटिन्यूस डाटा होता है उसके अंदर हम एक क्लास निकालते हैं कि भाई, और एक फ्रीक्वेंसी होती है कि उस क्लास के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी पड़ रही है। आपको फॉर एग्जांपल मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लिया हम किसी 50 उसके हम वो इसमें नीचे दिया है, जैसे ये क्या है, एज ग्रुप हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये है, सबसे पहले ये वाला देखते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, CF, ये वाला। तो इसमें देखो हमने क्या है, क्लास इंटरवल, ये हो गया क्या है, क्लास इंटरवल। 20 से 25 या 25 से 30, 30 से 35 ये फिक्स है। तो ये क्या है, फिक्स है। 35 से 40, 40 से 45, दोनों के बीच में 5 का अंतर आ रहा है इनके अंदर, ठीक है।
इनके बीच में क्या है, 5 का अंतर आ रहा है। तो 5 का अंतर आ रहा है, तो इस एज में ग्रुप में कितने वर्कर हैं, वो 15 हो गए। दूसरे ग्रुप में 22, फिर तीसरे में 38, चौथे में 47, फिर 18, फिर 10। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इस एज ग्रुप के अंदर, इस क्लास इंटरवल के अंदर ये क्या है, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी आप समझ गए। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा जो है जिसका जो चेंजमेंट होता रहता है उसके अंदर, कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। ठीक है, डाटा, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स, उसको फिक्स नहीं होते। डिस्क्रीट जैसे ये वाला दिखाया गया है इसके अंदर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ द कंपनी, एक पहले के बीच में डिफरेंस कितना है, 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय और नंबर ऑफ कंपनीज, तो इसमें जो है डिस्क्रीट का मतलब है कि जो क्लास का इंटरवल भी है उसमें सेम नहीं रहता है, ऊपर नीचे होता है। तो ये हो गया डिस्क्रीट। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, आया हुआ है। जैसे आप देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया है कि हमने एक डाटा इकट्ठा किया है, मान लिया 50 फैमिलीज का, कि उनको कितने कितने बच्चे हैं, एक को 3, एक को 2, एक को 2, एक को 1, उनके पास बच्चे कितने अवेलेबल है पर फैमिलीज। तो जब हमने डाटा इकट्ठा किया तो हमने इसमें सॉर्ट आउट किया कि कितने से कितने तक बच्चे हैं। सबसे कम जो है 0, सबसे ज़्यादा जो है 6 है। तो हमने 0 से 6 तक बच्चों का एक साइड में लिख दिया, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन 0 to 6। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब हम कंटिन्यूस डाटा को इकट्ठा करते हैं, डिस्क्रीट डाटा को, तो फिर 3, तो हम इस फ्रीक्वेंसी को 3 कहाँ पे पड़ता है, 3 के सामने एक जो है अपना, 3 के सामने हम एक अपनी ऐसे डंडी, ये स्टैंडिंग लाइन खींचते हैं ऐसे एक, फिर कौन सा है 2, फिर 2 के सामने ऐसे एक लाइन खींचते हैं, फिर 2, फिर 2 के साथ में एक ऐसी लाइन खींचते हैं, फिर 1, फिर 1 के सामने एक ऐसी लाइन खींचते हैं, फिर 3, फिर 3 के सामने एक ऐसी लाइन खींचते हैं। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में जब एक में 5 पड़ जाते हैं, 4 कंप्लीट होने के बाद 5वीं लाइन ऐसे खींचते हैं तिरछी। तो इससे हमें पता चल जाता है, जैसे दिख रहे हैं तिरछी लाइन खींचा, 5 हो गए, 5 हो गए, ये 5, ये 5। तो ऐसे जब 5 हो जाएंगे, 4 फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो 5वीं थोड़ा तिरछी करके ऐसे खींचते हैं, जिससे कि वो सेट कंप्लीट हो जाता है और गिनने में आसानी रहती है कि ये कितना हो गया, 5, 5, 10 और 2, 12, ये कितना हो गया 12। ऐसे करके लास्ट में कितना हो गया, ये 5, 5, 10। तो ये पूरा मिला के कितना परिवार था, 50। कितना परिवार था, फ्रीक्वेंसी टोटल 50। तो किस किस के पास कितने बच्चे हैं, वो उसके सामने हमारी वो फ्रीक्वेंसी हमारी पता चल गई। तो इस तरीके से हमारा जो डाटा होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम जो है छोटा करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उसको फ्रीक्वेंसी को उसके सामने बनाते हैं। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे करते हैं, ये तो एक डाटा था हमारे पास, इसलिए हमने उसका छोटा करके हमने उसको बना दिया। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ होते हैं। सबसे पहले होता है क्लास इंटरवल। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो होता है, दो उनकी हम लिमिट डिसाइडेड करते हैं, जैसे मान लिया 60 से 69। ठीक है, इस तरीके से एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है। जैसे कि मैं नीचे दिखा देना चाहता हूँ कि ये होगी क्लास इंटरवल 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। जो ये क्या है क्लास इंटरवल हो गया। ओके, उसके बाद हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की बाउंड्री डिसाइड करते हैं, लो और हाई, और उसके बीच में हम देखते हैं कि कौन सी बार कौन सी चीज़ कितनी बार पढ़ रही है, उसको बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये होगी क्लास की लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट जान गए, 20, 25, 25, 30। ये इधर वाली लोअर लिमिट है और जो उसके सामने वाली है वो हायर लिमिट है उस इंटरवल की। अब उसके बाद होता है क्लास इंटरवल। दोनों के बीच में कितना गैप होता है वो हो गया क्लास इंटरवल। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 10 से 20, 20 से 30। तो इनके बीच में गैप इंटरवल कितना हो गया। तो इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि दोनों के बीच में क्लास इंटरवल कितना हो गया, 10। दोनों के बीच में यहाँ पे कितना अंतर है, 20 से 25 के बीच में क्लास इंटरवल 5, 25 से 30 5, 30 से 35 5। ठीक है, ये हो गया क्लास इंटरवल। उसके बाद हो गया फ्रीक्वेंसी। जो हम डाटा हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं वो उसमें कितनी बार उस क्लास के अंदर फॉल कर रहा है, वो उसकी होगी फ्रीक्वेंसी। कितना नंबर ऑफ फॉर्म कितनी फटी, जैसे 20 से 25 के बीच में फॉर्म कितनी है 20, तो ये 20 क्या है उसकी, ये 20 उसकी फ्रीक्वेंसी होगी।
उसके बाद क्लास का मिड पॉइंट निकालना है हमें। क्लास का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? क्लास का मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट। क्लास का मिड पॉइंट निकालने के लिए जो दो लोअर लिमिट है, जैसे 20 और 25, तो इन दोनों को जोड़ना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना। कितने को? 20 और 25। पहले वाले की लोअर लिमिट, अगले वाले की लोअर लिमिट। पहले की लोअर लिमिट 20, दूसरे की लोअर लिमिट 25। 20 और 25 को जोड़ा 45 डिवाइड बाई 2, तो आ गया 22.5। तो दोनों के बीच का 20 और 25 के बीच में का मिड पॉइंट कितना हो गया? 22.5। तो इस तरीके से क्लास का मिड पॉइंट निकालना था। ठीक है, तो ये है क्लास टाइप ऑफ क्लास इंटरवल। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसके बेस पे फिर आगे कुछ क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे और आएंगे, तो ये चीज़ें इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, कम्युलेटिव और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। तो क्लास इंटरवल 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड वाला और एक ओपन एंडेड मेथड वाला। ठीक है, क्लास इंटरवल कितने टाइप के होते हैं? इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड। तो सबसे पहले इंक्लूसिव मेथड जिसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है, अपर लिमिट जो है उसके अंदर फॉल करती है। क्लास इंटरवल सो अरेंज दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। जैसे कि इसमें देख रहे हो आप 20 से 25, 25 से 30। अगर 25 है तो वो कहाँ पे पड़ेगी? तो वो फर्स्ट वाले में फ्रीक्वेंसी में डालेंगे, नेक्स्ट वाले में, तो उसको हम नेक्स्ट वाले में डालेंगे। इसमें क्या लिखा है ये देखो, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो ये कौन सा मेथड हो गया? एक्सक्लूसिव मेथड। ठीक है, इसमें ये दिखाया गया है। तो अब इसमें वही बताएगा कि 20 है मान लिया, वो किस में पड़ेगा? फर्स्ट में पड़ेगा या उससे अगले में पड़ेगा? 24.99 पहले में पड़ेगा। इसमें यही बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन देखने में हमारा जो क्लास इंटरवल है वो थोड़ा सा अलग लगता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको 24.9999 लिखोगे तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैक्सिमम जो है ऊपर वाला सिस्टम 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। और जो क्लास इंटरवल है वो 2-3 का गैप नहीं करना, ये तो 5 का करो या 10 का करो। अगर संख्या बड़ी है तो इस तरीके से करो जो गैप जो है आसानी से निकाल सके। इंक्लूसिव मेथड के बारे में बात करते हैं। इस मेथड के अंदर में क्या बताया गया है? अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, इसमें बताया गया है अपर लिमिट, जैसे इसमें अपर लिमिट किस में गई थी? नेक्स्ट वाले में चली गई थी, 20, 25 और 25, 30। अगर 25 है तो वो नेक्स्ट वाले में चली गई थी, लेकिन नहीं, एक्सक्लूसिव मेथड था वो। इंक्लूसिव मेथड में क्या है? वो अपर लिमिट मान लिया 24 कितना दिया है? 999। अगर 24.999 आ गया तो वो इसी में इंक्लूड होगी, नेक्स्ट वाले में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इंक्लूसिव मेथड्स। अब मान लिया 25 है तो 25 इसमें जाएगी, ठीक है, सेकंड वाले में। लेकिन अगर 29.99 तक आ गया तो इसमें, नहीं तो 30 वाली अगले वाले में जाएगी। वो जो है जिस मेथड, वो जिस क्लास इंटरवल में उसका नाम है उसी में वो जाएगी, तो इंक्लूड होगी उसमें, इसलिए इसको बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड। आशा करती हैं आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गए। अब ओपन एंड के बारे में बात करें। ओपन एंड वो होता है जिसका जो है लिमिट पहले वाले की, पहला जो होता है सब लोअर लिमिट, फर्स्ट वाले की लोअर लिमिट और लास्ट वाले की अपर लिमिट का कोई भी एंड नहीं होता है। कोई भी, जैसे 1000 से नीचे का कोई मतलब नहीं, तो 1000 जैसे दिया है इसमें, दी ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट इज़ वेरी फर्स्ट क्लास एंड दी किसका? फर्स्ट क्लास, और अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास नहीं दी जाती है। देखिए फर्स्ट क्लास है, इसकी लोअर लिमिट नहीं दिया है, ठीक है, लोअर लिमिट, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिग गैप बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम, इनके अंदर गैप पहले अभी तक क्या था? फिक्स था। अब इनके अंदर जो है गैप फिक्स नहीं है। जैसे 2000 से 2000 है तो 2000 से 3000 आना चाहिए ना, लेकिन 2000 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 25,000, 25,000 एंड अब मतलब लास्ट लिमिट इसका नहीं दिया है। तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या है? ओपन एंडेड होता है। अब इसमें रिमार्क्स में दिया गया है कि हमें दोनों के बीच का कैसे पता चलेंगे, करेक्शन फैक्टर क्या होता है। करेक्शन फैक्टर आपको निकालना है, लोअर लिमिट क्या है सेकंड क्लास की, और अपर लिमिट जो है वो फर्स्ट क्लास की। अपर लिमिट ऑफ दी फर्स्ट क्लास को घटा दो और दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो दोनों के बीच में जो करेक्शन फैक्टर आ जाता है। करेक्शन मतलब यार इतने का कुछ पता नहीं चल रहा, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो 25 और 24.99 में कितना डिफरेंस है ना?
0.001 का डिफरेंस है, उसको डिवाइड किया 2 से, तो दोनों का जो करेक्शन फैक्टर आ गया वो आ गया 0.0005। तो इतने का डिफरेंस आ जाता है, ना तो इसका इधर पता चलता है ना उसका उधर पता चलता है। तो इसको इसमें ऐड कर देते हैं। 19 के बाद 0.99 ये 5 इसमें ऐड कर दिया, इसमें भी 0.500005 लास्ट वाला ऐड कर दिया, ताकि जो है वो जो करेक्शन है दोनों के बीच का डिफरेंस है वो आसानी से निकल जाए। आधा अपर लिमिट में जोड़ दिया, आधा जो है लोअर लिमिट में जोड़ दिया। लेकिन बस आपको ये पता नहीं चाहिए, ये फार्मूला होना चाहिए कि करेक्शन फैक्टर क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट नेक्स्ट सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और पहले वाले की अपर लिमिट को माइनस कर दो, डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो, तो करेक्शन फैक्टर आ जाता है। तो इसमें बताया गया है कि गाइडलाइन कैसे चूज करना है क्लास इंटरवल को। इसके अंदर यही बताया गया है कि क्लास इंटरवल सिंपल होना चाहिए, डिफरेंस सिंपल होना चाहिए। जैसे 50 5 हो गया, 15 हो गया, 10 20 30 40 ऐसे हो गया। ऐसे नहीं करना चाहिए कि 3 7 19 ऐसे, तो फिर आप कैलकुलेशन में ही लगे रहोगे। ठीक है, इक्वल विड्थ होनी चाहिए उसकी, क्या होनी चाहिए, इक्वल विड्थ होनी है, यानी कि किसी की कम करे किसी की ज़्यादा करे, तो और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्लासेस की ये सब होनी चाहिए। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 5 10 15 ऐसे करना चाहिए। ठीक है, 10 10 का डिफरेंस करना चाहिए, ये नहीं कि 3 13 23 25 33 ऐसे नहीं, उसमें आपको करने में दिक्कत होगी। तो जो क्लास इंटरवल है दोनों के बीच का वो कैसे डिसाइड करना कि कितना हो, सबसे पहले अपर लिमिट ले ली, फिर लोअर लिमिट ले ली, फिर उसको डिवाइडेड कर लिया 1000 के हिसाब से हम करना चाहते, तो कितने क्लास इंटरवल बढ़ते इसमें 4.8। इसका मतलब हमें 5 क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे। ये एक दिया गया है, ये 50 एम्प्लॉयज़ का एज ग्रुप दिया गया है कि उनकी 50 एम्प्लॉय हमने सर्वे किया, उनका एज डिसाइड किया, तो ये उनकी एज आई, तो फिर उसका हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। तो इन दोनों की एज कितनी है, सबसे कम की एज है 21 और सबसे ज़्यादा की एज है 60 या 62 दिखाया ना इसमें, हाँ 62 से 21 निकालेंगे तो 51, यानी कि 5 क्लास इंटरवल। यहाँ पे इसने देखो 60 लिखा हुआ है, ऊपर 62 है तक भी है, तो अगर मान लिया 60 है और 21 के बीच में कितना हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 क्लास इंटरवल बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे ये क्वेश्चन आने वाला है, इम्पोर्टेंट रहता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैंने आपको ऊपर दिखाया है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा आपने कर ही लिया, और ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, ये आपको व्हाट इज कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। तो चलो इसको क्लास के में बने रहो यार, वीडियो लंबी हो रही है, मैं कितना पढ़ के आपको पढ़ाना पड़ रहा है इसको, तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि हमारी मेहनत भी थोड़ा सा। और अगर आप चाहते हैं कि MS8 के स्टूडेंट की हेल्प हो और वो पास हो जाए, तो वीडियो को लाइक करो। लाइक करने से क्या है, यूट्यूब ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट को सजेशन में देगा और उनको हेल्प मिलेगी। उन तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही होगी क्योंकि आप लोग लाइक तो करते नहीं, अपना काम निकाल लिया, बस अपने को सीख लिया, दूसरों को थोड़ा सा। तो प्लीज़ यार इसको लाइक करो, व्हाट्सएप पे दूसरे स्टूडेंट को भेजो कि भाई यहाँ से पढ़ लो आप। मैं अभी इस पूरी MS8 की धीरे धीरे क्लास जो है अपलोड करूँगा, और जिससे जो है आपको हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, और बेल आइकन को पक्का प्रेस करें जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे पास कमांड आई थी यार MS8 की वीडियो जल्दी जल्दी बनाओ प्लीज़, तो थोड़ा सा मैं भी फास्ट करूँगा, मुझे भी टाइम थोड़ा कम मिल रहा है। तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब। उसके बाद सबसे पहले में इसमें बताया गया है, तो क्लास की फ्रीक्वेंसी बताया 2 टाइप की इसमें होती हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही सिंपल है। दोनों के बीच में देखते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे आपको दिया है, ये दिया गया मंथली सैलरी किसी उसके बारे में बताया, 1000 से 1200, 1200 से 1400, 1400 से 1600, ऐसे एक तरफ आपने लिख लिया मंथली सैलरी। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना, उसके अंदर 15 5 14 23 50 और 52। तो जब हम इसका वो बनाएंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इस वाली कॉलम को जैसे 5, फिर 5 में 14 जोड़ देंगे तो उसके सामने वाला कितना हो गया, ऐसे करके लास्ट में टोटल कितने एम्प्लॉय हो गए वो लिखेंगे। देखो जब हम इसका बनाएंगे, सामने मंथली सैलरी एक तरफ लिख लिया, 1000 से 1400 से करके 2600 से 2800 तक लिख लिया। उसके बाद कितने एम्प्लॉय उसमें पढ़ रहे हैं, 5 14 23 50, ऐसे करके टोटल 200 एम्प्लॉयज़ के बारे में हमने पता कर लिया कि उसकी सैलरी किस क्लास इंटरवल के अंदर में पड़ रही है। तो पता चल गया जैसे कि हमने 1800 से 2000 के बीच कितने एम्प्लॉय हैं,
52। तो ऐसे करके तो हम जब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट वाले को तो एज इट लिख देंगे 5 के 5 कितने पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाले में 1000 से 1200 के बीच में 5, फिर कितने पढ़ रहे हैं 14 और 5 मिला के कितना हो गया 19। ओके, फिर नेक्स्ट में कितने पढ़ रहे 23, पहला कितना था 19 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 42। अब 42 तक ठीक है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल कितने में पढ़ रहे 50 और 42 को तो जोड़ेंगे 92। इस तरीके से फिर 92 और 52 को जोड़ेंगे तो 144 में फिर 25 को जोड़ेंगे, नेक्स्ट वाला कितने हम पे उसमें पढ़ रहे हैं तो ये हो गया 169। फिर 169 में कितने किसको जोड़ेंगे 22 को, जो नेक्स्ट इंटरवल में एम्प्लॉय पढ़ रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 191। फिर कितने एम्प्लॉय पढ़ रहे हैं 7, फिर टोटल हो गया 198। फिर जो है 2 पढ़ रहे हैं 2600 से 2800 के बीच में, तो टोटल कितने हो गए, लास्ट में जितना हमने सैंपल किया 200 सैंपल किया तो लास्ट में वो 200 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए हो कि ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ये इनको एक एक को जोड़ते रहेंगे नेक्स्ट वाले के साथ, एक नेक्स्ट वाले के साथ क्या है हम जोड़ते रहेंगे। तो चलो उसके बाद आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा सेम उसके अंदर आपको ऐसे ही करना है। आप देख सकते हैं मंथली सैलरी हमने सेम टू सेम बनाई, फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हमारे सेम टू सेम है, ठीक है। और फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या हमें निकालना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास एम्प्लॉय कितने थे 200 को हमने क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी माना 1। तो 200 में से 5 कितना परसेंटेज होता है, 200 में से 5 हो गया 0.25। 200 में से 5 हो गया 2 एक तरफ हमने परसेंटेज लिया है 2.25, ठीक है। फिर चलो पहले परसेंटेज कर लो, और 14 कितने परसेंट होते हैं 7, 23 कितने परसेंट होते हैं 1.5, 50 कितने होते हैं 25%। ऐसे करके हमने एक तरफ परसेंटेज लिख लिया। अब इसको हम मानेंगे 100%, 200 हो गया तो 100% मतलब 200। तो इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, अब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में सुनो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कन्वर्ट कर दिया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पर परसेंटेज, कितना परसेंटेज ऑफ ईच क्लास हमने निकाल लिया, परसेंटेज निकाल लिया। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर दिया कितने 200 से, 5 को कितने से डिवाइड किया 200 से, तो कितना आएगा 0.25। 14 को कितने से डिवाइड किया हमने 200 से, तो कितना आया 0.0070। 23 को 2 कितने से डिवाइड किया 200। जितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितना फ्रीक्वेंसी पड़ रहा है उसको नीचे वाले टोटल से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। अब इसमें आता है चार्टिंग ऑफ डाटा। अभी तक तो कभी कभी देखा गया है कि डाटा कैसे हम प्रेजेंटेशन करते हैं, आपने भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि भाई बार बना देते हैं, बार डायग्राम के द्वारा उसको दिखाते हैं, हिस्टोग्राम से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीजन से दिखाते हैं, ओगी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से दिखाते हैं। ये आ जाता है कई बार कि ओगी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाए कैसे बनता है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में जल्दी जल्दी सीखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो जैसे हम चार्ट जो है उसको क्या है आसानी से हमें पता चल जाता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे डिवाइडेड हो रही है, कैसी वैरी हो रही है, और पर्टिकुलर मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये 4 हैं। सबसे पहले हम बार ग्राम के बारे में बात करेंगे। बार ग्राम जो है आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये सबसे ज़्यादा जर्नल्स, एक्सहिबिशंस, न्यूज़पेपर्स, टीवी इन सब में इनको दिखाया जाता है। जो सेल्स होती है और प्रॉफिट्स होते हैं किसी कंपनी का भी वो ईजिली इसके द्वारा बना के उनको दिखाया जाता है ताकि देखने वाले जो है अट्रैक्टिव लगे। तो बार डायग्राम को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 तरीके से दिखाया जाता है। जैसे ये है बार डायग्राम, एक तरफ हमने क्या किया उसका पॉपुलेशन के बारे में बताया, एक तरफ हमने क्या बनाया ईयर के बारे में। जैसे जैसे साल 1931 1991 ये बिलियन में हमने क्या किया उसकी पॉपुलेशन को लिखा, तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे साल भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इधर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सबसे पहले 278 बिलियन कितना हो गया मिलियन हो गया, फिर 36 मिलियन, 361, 439 धीरे धीरे क्या है बढ़ती जा रही। तो इस तरह दोनों के बीच में डिफरेंस जो है सेम है। ये ईयर बनाए गए 10-10 साल के अंतर से और इनकी चौड़ाई सबकी सेम होती है। तो ये हो गया बार डायग्राम, ठीक है। तो इसको एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया ईयर और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया टोटल
पॉपुलेशन ली। तो अब आते हैं हम हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम चार्ट क्या होता है, इसको आपको आसानी से समझने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के समझना पड़ेगा, जो हम आपको पहले बताया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने डेली सेल्स, नंबर ऑफ द कंपनी, डेली सेल्स, नंबर ऑफ द कंपनी, ये देखो डेली सेल्स कितनी है इसकी, आप देख सकते हो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 80, 90, और नंबर ऑफ़ कंपनीज में कितनी बढ़ रही हैं। तो जब हम इसका वो बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे एक्सेस और वाई एक्सेस पे, तो इसका जो है हमने ये, क्योंकि इसमें आपको देखने वाली क्या चीज़ें है, ये दोनों सेम होना चाहिए, गैप जो है सेम होगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 क्लास इंटरवल सेम होगा। तो एक तरफ हमने डेली सेल्स लिया, उसका क्लास इंटरवल लिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये ऐसे हमने क्या किया है, डेली सेल्स लिया, उनका गैप जो है सेम है। आप देख रहे हो जो ये बार है उसका सभी का गैप क्या है, सेम है। और नंबर ऑफ दी कंपनीज हमने क्या है, वाई एक्सिस पे ले ली। तो 10 से 20 के बीच में कितनी है, 15, 20 से 30 के बीच में कितनी है, 22, 30 से 40 के बीच में कितनी है, 35। ये हमने कहाँ से लिया डाटा, 30 से 40 के बीच में कितना, 35। ये डाटा हमने इसमें बना के रिप्रेजेंटेड किया। तो ये हो गया, क्या हो गया, हिस्टोग्राम। उसके बाद आता है हिस्टोग्राम विद अनयूजुअल क्लास इंटरवल। अब ये तो हमने क्लास इंटरवल हमारा फिक्स था, अब जो हमारा क्लास इंटरवल है वो चेंज हो गया। कितना हो गया, देखो दोनों के बीच में 500 का डिफरेंस, 500 का डिफरेंस, 500 का डिफरेंस, 500 का, और इसमें 1000 का डिफरेंस हो गया। ठीक, इसमें 2000 का डिफरेंस हो गया, इसमें 3000 का, 1000 का, ऐसे डिफरेंस हो रहा है। तो जब जो, क्योंकि दोनों के बीच में क्लास इंटरवल जो है सेम नहीं है, देखो तो इनकी विड्थ क्या है, चेंज हो गया है। ये 1000 का डिफरेंस, 1000 का डिफरेंस, इसमें और कम है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के बीच में जब क्लास इंटरवल अप डाउन हो रहे हैं, तो इसका जो हिस्टोग्राम है विद अनइक्वल इंटरवल जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से देखने को मिलेगा, किसी का चौड़ा, किसी का थोड़ा कम, किसी का फिर लंबा चौड़ा, किसी का कम। तो ये क्या है, इस तरीके को बोलते हैं हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। ऊपर वाला जो हमने पढ़ा हो वो हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल, क्योंकि हमने इसमें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 वो क्या हुआ था, फिक्स किया हुआ था। ठीक है, अब आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें कुछ नहीं है, आप सेम ऐसे ही पॉलीग्राम की तरह, इसमें क्लास इंटरवल फिक्स है। इसमें सिर्फ मिड पॉइंट जो होता है ना दोनों के बीच में, 10 से 20 के बीच में कितना था, 15, इसके कितना आएगा, 20 से 30 के बीच में 25, ऐसे 35, 30, 25। और आप जो ये पॉलीगन बना देते हो, ये एक मतलब डायग्राम बना लेते हो, फिर आपको इसके बीच के पॉइंट को मिलाते हो ऐसे ऐसे ऐसे, फर्स्ट से सेकंड के बीच के स्केल रख के मिलाना है, सेकंड से फिर तीसरे वाले के बीच में स्केल रख के मिलाना है, फिर ऐसे हर एक का पहले वाले से दूसरे वाले के बीच के पॉइंट को स्केल रख के मिलाना है। फिर जो है आप नीचे वाले को जब इसको हटा दोगे तो ये कौन सा है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं इसको, जो फर्स्ट वाला है। अगर हम फिर जो नीचे लंबी वाली लाइनें हैं ये सब हटा देंगे तो इसको बोलेंगे, सिर्फ ऊपर की मिड पॉइंट की लाइनें ये बच गई तो इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। ये क्या रह गया, एक हमारा ओनली कर्व रह गया। ठीक है, ये आता है कई बार ओगी या कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये दो टाइप के होते हैं, लेस देन होगी और मोर देन होगी। सिंपल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह ही काम करता है। एक होता है लेस देन होगी और एक होता है मोर देन होगी। तो प्रेजेंटेशन इसमें कैसे करनी है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ लेस देन होगी। सबसे पहले इसमें लेस देन होगी में क्या आता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले आप देखो सेल्स के बीच में क्लास इंटरवल ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो अच्छी बात है, क्लास इंटरवल सेम है। तो उसमें एम्प्लॉय पढ़ने वालों की संख्या ये होगी। तो टोटल कितना हो गया, तो सबसे पहले बोला लेस देन होगी, तो सेल्स लेस देन मतलब तो अपर लिमिट सेट करना है। सॉरी देखो इसमें क्या करता हूँ मैं, इरेजर लेता हूँ एक बार। हाँ, तो इसको मैं बता देना चाहता हूँ, लेस देन होगी का मतलब लेस देन, पहले वाला इंटरवल लेस देन होगी मतलब लेस देन 20, तीसरा लेस देन 30। अपर लिमिट को लेना कि इससे कम में कितने पढ़ रहे हैं, लेस देन होगी का मतलब यानी कि लेस देन 20 में कितने पढ़ रहे हैं, 15। लेस देन 30 में के अंदर कितने हैं, 22। लेस देन 30 में 22 कैसे हो जाएंगे, उसमें लेस देन 30 में तो 15 भी जुड़ जाएगा ना, तो पहले के सामने 15 सेम टू सेम हमें लिख देना है। अब हमें पता करना है कि भाई डेली सेल्स में लेस देन 30 कितने हैं, तो 30 में 20 से 30 के बीच में कितने थे, 22। उससे पहले 15 भी तो है ना,
तो लेस देन 30 कितने हो गए, 15 और 22 को जोड़ के 30, ये CF बना दिया, ये समझ लो क्या बना दिया, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, जोड़ते चले जाएंगे। 37 और 55 जोड़ के कितना हो गया 52, और इसको लेस देन कितना बोलेंगे, लेस देन 40, कितना बोलेंगे, लेस देन 40 कितने होंगे, 72 फ्रीक्वेंसी उसमें फॉल हो रही है। लेस देन 50 में कितनी फ्रीक्वेंसी फॉल हो रही है, 102, कैसे, 72 और 30 को जोड़ दिया। नेक्स्ट वाला जोड़ देंगे पहले वाले में, ये क्या है, ये क्या है इसमें, ये CF है, क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, C और F, इधर ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है। और जो नेक्स्ट वाली यूनिट है उसके अपर लिमिट से नीचे बोलेंगे इसको। मान लिया हमें पता है कि लेस देन 70 कितने फॉल हो रहे हैं, तो उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है 147 जो है फ्रीक्वेंसी लेस देन 70 में आती है। ठीक है, तो लेस देन होगी, आपको पता चल गया। अब इसमें क्या है आपको, अब इसका अगर हमें लेस देन होगी का हमें कर्व बनाना है, क्या बनाना है, कर्व बनाना है। तो लेस देन होगी का कर्व बनाने के लिए आपको क्या करना है, दो चीज़ों का देखना है, 15 और 20 15। तो कर्व बनाने के लिए हमें एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए। वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे है एम्प्लॉय, क्या है, एम्प्लॉय है कंपनी के, नंबर ऑफ कंपनीज है, ठीक, सॉरी, नंबर ऑफ कंपनीज है, और यहाँ पे डेली सेल्स है। तो हमें जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए कोऑर्डिनेट करने के लिए इसके ऊपर। तो 2 कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये पॉइंट है इसमें 15 और 20 और 15 पहला वाला पॉइंट, दूसरे में 10 30 और 37, तीसरे में 40 और 7, यानी कि जो लेस देन वाला ऑप्शन है और जो CF फॉल हो रहा है उसको करना है। तो लेस देन होगी, लेस देन जितना है 40 से कम 72, 50, 102, 60, और लास्ट वाले में आएगा 90 और 170, कितना आएगा 90 और 170। तो 90 हमने वाई एक्सिस पे कितना लिया, यहाँ से यहाँ तक देखो कितना पड़ेगा, 90 के आसपास पड़ेगा, और ऊपर कितना पड़ेगा 170 के आसपास पड़ेगा। ठीक है, ये कितने के पास ऊपर पड़ेगा, 163 के आसपास पड़ेगा, कितने के पड़ेगा 163, और यहाँ पे कितने के ऊपर पड़ेगा, ये 80 के आसपास पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे क्या है चार्ट हम बनाएंगे, तो ये एक इस तरीके का एक ऐसे कर्व बनेगा। तो ये क्या हो गया, इस कर्व को बोलेंगे लेस देन होगी। अब मोर देन होगी कि में क्या करना है, आप लास्ट बचा है मोर देन होगी में कुछ नहीं है, सेम इसमें मोर देन शब्द का तो अपर लिमिट हमको लेनी है, लोअर लिमिट सॉरी, पहले में हमने क्या लिया था, तो लेस देन 10 कितना हो गया 0, 10 से 20 के बीच में पढ़ते हैं ना, तो लेस देन मोर देन 10, मोर देन होगी है ना, हाँ, मोर देन 10 कितने हैं, 10 से ज़्यादा तो सारे ही हैं 170। तो इसमें हमें नीचे से शुरू करना है, कितने से शुरू करना है, नीचे से। ठीक है, नीचे से क्या शुरू करना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, नीचे सबसे पहले 7, 80 से 90 के बीच में कितने पढ़ते हैं 7, 80 to 90 के बीच में कितने पढ़ते हैं 7। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे, फिर 70 से 80 के बीच में कितने 16, 7 और 16 मिला के कितना हो गया 23, फिर 23 और 20 मिला के कितना हो गया 42। यानी कि जो हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं CF, वो नीचे से ऊपर को क्या करना है हमें, C और F, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकला है, नीचे से ऊपर, मोर देन होगी में, और पहले क्या था ऊपर से नीचे, इसमें हमने CF कैसे निकाला था, ऊपर से नीचे की ओर हम जोड़ते हुए चले आए थे। तो अब हम इसमें पॉइंट कैसे मिलेंगे, 10 और 70, 10 और कहाँ पे, 10 और 70, 10 ये है और 70 कहाँ पे है, 70 170 ना यहाँ पे हो गया, यहाँ के आसपास पड़ेगा, तो 10 और 70 यहाँ पे आ गया। दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, 20 और 35 कितना है, 20 और 155, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 20 और 155 ये पॉइंट। जब हम इसको लाइन को खींचेंगे तो ऐसे 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 एक लाइन खींचती चली जाएगी, इसको बोलेंगे मोर देन ऑगिव चार्ट। तो ये था मोर देन ऑगिव चार्ट।
तो यार ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगता है, कई दिन मुझे टाइम निकालना पड़ता है, फिर उसको बनाने की मुझे कोशिश करनी पड़ती है, अच्छे से समझाने की कोशिश करनी पड़ती है, फिर क्वेश्चन मुझे ढूंढने पड़ते हैं उस यूनिट में किस तरीके से क्वेश्चन आए, ताकि जो है आप उसी पे फोकस करके अपने अच्छे से मार्क्स पा सकें। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ। तो यार प्लीज़ अपने दोस्तों को लाइक करो और शेयर करो जो आपके साथ MS8 के स्टूडेंट हैं, ताकि उनको जो है इस वीडियो की हेल्प हो सके। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।